पति की अचानक हुई मौत ने मीना की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। घर चलाने और पेट पालने का कोई रास्ता न देख उसने शहर की सबसे बड़ी हवेली में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। उस हवेली के मालिक का एक ही बेटा था, विवेक। विवेक शहर का एक जाना माना, गंभीर और रोबदार बिजनेसमैन था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा ठहराव और आकर्षण था जिससे हवेली का हर नौकर थर-थर कांपता था। लेकिन मीना की सादगी, उसकी उदास आंखें और उसका शांत स्वभाव विवेक का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा था। शुरुआत में विवेक सिर्फ दूर से मीना को देखता रहता, पर धीरे धीरे मीना की मौजूदगी विवेक के दिल में एक मीठी सी हलचल पैदा करने लगी। एक शाम हवेली में भारी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। हवेली के बाकी सभी नौकर अपने अपने काम से जा चुके थे। मीना स्टडी रूम में अकेले विवेक की मेज की धूल झाड़ रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और विवेक अंदर दाखिल हुआ। उसने भीगे हुए बालों को पीछे झटका और अपनी कोट उतारकर सोफे पर फेंक दी। उसकी नज़र सीधे मीना पर पड़ी, जो साड़ी का पल्लू संभाले झाड़न से सफाई कर रही थी। मीना, अभी तक काम कर रही हो? विवेक की गहरी मदहोश कर देने वाली आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। मीना चौंककर पलटी। विवेक की सीधी और गहरी नज़रें देखकर उसकी सांसें थमसी गईं। जी, बस बाबूजी की टेबल साफ करके जा ही रही थी। मीना ने शर्माते हुए नज़रें नीची कर लीं। उसकी कांपती उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर भींचने लगीं। विवेक धीरे धीरे चलकर मीना के बिल्कुल करीब आ गया। उसके शरीर से आती महंगे परफ्यूम की खुशबू और पुरुषोचित आकर्षण ने मीना की धड़कनों को तेज कर दिया। मीना पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे मेज थी। वो मेज से जा टिकी। विवेक ने मीना के दोनों तरफ मेज पर अपने हाथ टिका दिए, जिससे मीना उसके चौड़े सीने और मेज के बीच घिर गई। इतनी देर तक काम करने की जरूरत नहीं है मीना, विवेक ने बहुत ही धीमी और नज़ाकत भरी आवाज में मीना के कान के पास झुके हुए कहा। उसकी गर्म सांसें मीना की गर्दन से टकराईं, जिससे मीना के पूरे शरीर में एक तीखी सिहरन दौड़ गई। मीना का दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। बाबूजी, कोई देख लेगा। इस कमरे में सिर्फ तुम हो, मैं हूं और ये बारिश की रात। विवेक ने बहुत ही प्यार से अपनी उंगली से मीना की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी कांपती आंखों में सीधे झांका। विवेक का स्पर्श इतना कोमल और परिपक्व था कि मीना की आंखों से बरसों की तन्हाई और दर्द आंसू बनकर छलक पड़े। विवेक ने बहुत ही नज़ाकत से अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और बहुत ही नरमी से उसे अपने सीने से लगा लिया। पति की मौत के बाद पहली बार मीना को किसी के मजबूत हाथों में इतना सुकून और सुरक्षित महसूस हो रहा था। विवेक ने मीना की कमर के गिर्द अपनी बाहें लपेट लीं और उसके माथे पर एक गहरा, आत्मीय चूम लिया। मीना ने अपनी आंखें मूंद लीं और खुद को पूरी तरह विवेक के इस बेबाक और रेशमी प्यार में ढलने दिया। विवेक के उस सीने की गर्माहट में मीना का सारा दर्द पिघलने लगा था। कई महीनों की तन्हाई और पति के जाने का अकेलापन विवेक के इस बेबाक स्पर्श के आगे घुटने टेक चुका था। विवेक ने मीना को खुद से जरा सा अलग किया और बहुत ही नज़ाकत से उसके गालों को थाम लिया। मीना की सांसें उखड़ रही थीं और उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। मीना, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, विवेक ने अपनी बेहद गहरी और भारी आवाज में कहा, लेकिन आज के बाद तुम इस हवेली में खुद को अकेली मत समझना। विवेक ने मीना के गीले बालों की एक लट को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे सरकाया। उसकी उंगलियां मीना की गर्दन और कंधे को सहलाती हुई नीचे की तरफ बढ़ीं। मीना की रीढ़ की हड्डी में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसने कसकर विवेक की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बादलों की कड़क के साथ हवेली की खिड़कियां टकरा रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ दो इंसानी दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। विवेक ने धीरे से झुककर मीना की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। मीना के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उसकी आंखें बंद थीं और वो पूरी तरह विवेक के इस राजसी और जुनूनी प्यार के रंग में रंग चुकी थी। विवेक ने अपनी बाहों में सीमा को इतनी शिद्दत से कस लिया कि दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह मिट गई। विवेक ने उसे गोद में उठा लिया और पास रखे आरामदेह सोफे पर बहुत ही सहलाते हुए बैठा दिया। वो खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और मीना की हथेलियों को चूमने लगा। बाबूजी, ये गलत है, मैं यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हूँ। मीना ने अपनी कांपती आवाज में एक आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की चाहत कुछ और ही कह रही थी। मेरे लिए तुम नौकरानी नहीं हो मीना, विवेक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे और साफ शब्दों में कहा। जो एहसास मुझे तुम्हारे साथ महसूस होता है वो इस दुनिया की किसी दौलत या रुतबे में नहीं है। विवेक ने मीना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचा और बहुत ही नरमी से उसके होठों पर अपने होंठ टिका दिए। मीना ने अपनी सारी झिझक छोड़ दी और विवेक के गले में अपनी बाहें डाल दीं। दोनों उस अंधेरी और तूफानी रात में अपनी सारी मर्यादाएं और इंसानी दूरियां भूलकर एक दूसरे के प्यार के समंदर में डूब गए। लेकिन रात के आखिरी पहर,
जब मीना विवेक की बाहों में अपना सिर रखे सो रही थी, तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक भारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से विवेक की माँ और उसकी होने वाली मंगेतर हवेली के अंदर दाखिल हो रही थीं। गाड़ी के हॉर्न और दरवाजे के खुलने की आवाज़ से मीना की आंख एकदम से खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विवेक भी जाग गया था। उसने मीना के चेहरे पर खौफ देखा तो तुरंत उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाकर उसके माथे पर एक गहरा और शांत चूम लिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विवेक ने बेहद धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में फुसफुसाया। बाबूजी, आपकी माँ और वो। मीना कांपते हुए अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। विवेक सोफे से उठा। उसने बहुत ही प्यार से मीना की बिखरी लटों को सुलझाया और उसके गाल पर अपनी गर्म हथेलियों का दबाव दिया। तुम बैकडोर से सीधे अपने कमरे में चली जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मीना ने विवेक की आंखों में देखा, जहां उसके लिए बेइंतहा चाहत और सुरक्षा का एहसास था। उसने एक बार फिर विवेक के सीने से लगकर खुद को कुछ पलों के लिए समेटा और फिर दबे पांव पीछे के रास्ते से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। विवेक की माँ सुमित्रा देवी और उसकी बेहद खूबसूरत लेकिन घमंडी मंगेतर रिया ड्राइंग रूम में बैठी थीं। मीना जब चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। चाय यहाँ रखो, रिया ने रूखे स्वर में कहा और फिर विवेक की तरफ देखकर मुस्कुराई। विवेक, हमारी शादी में अब बस 2 हफ्ते बचे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सुनते ही मीना के हाथों से ट्रे जरा सी हिली, पर उसने तुरंत संभाल लिया। विवेक की नज़रें सीधे मीना पर टिकी थीं। चाय रखने के बाद मीना जब कपड़े सुखाने के लिए हवेली के छत वाले स्टोर रूम में गई तो उसका दिल भारी था। वो अकेले में आंसू पोंछ रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मीना डर कर पलटी तो देखा सामने विवेक खड़ा था। उसकी आंखों में वही बेबाक और गहरा प्यार तैर रहा था। बाबूजी, आप यहाँ? नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मीना घबराकर पीछे हटने लगी। मुझे किसी का इंतजार नहीं है मीना, सिर्फ तुम्हारा है। विवेक ने आगे बढ़कर मीना को दीवार और अपने चौड़े सीने के बीच कैद कर लिया। आपकी शादी तय हो चुकी है, अब ये सब मत कीजिए। मीना ने रोते हुए उसकी छाती पर हाथ रखकर ढकेलने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियों में ताकत ही नहीं बची थी। रिया से मेरा सिर्फ एक समझौता है, लेकिन तुमसे। विवेक ने मीना की कमर को बेहद सख्ती और नज़ाकत के साथ अपनी तरफ खींचा, जिससे मीना की सांसें सीधे उसकी गर्दन से टकराने लगीं। विवेक ने मीना की गर्दन के पास अपने होंठ रख दिए और बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम मेरी रूह में बस चुकी हो मीना, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा और न खुद किसी और का बनूंगा। विवेक की उंगलियां मीना की पीठ पर रेंगने लगीं। उस छुअन की गर्माहट ने मीना की सारी बंदिशें और डर तोड़ दिए। मीना ने विवेक की गर्दन में अपनी बाहें डाल दीं और उसकी शर्ट को कसकर भींच लिया। कमरे के सन्नाटे में दोनों की उखड़ी हुई सांसें और धड़कनें गूंज रही थीं। विवेक ने मीना के गीले होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। वो चुंबन इतना गहरा, जुनूनी और प्यासा था कि मीना के घुटने जवाब देने लगे। विवेक ने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठाया और दीवार से सटाकर उसे और भी शिद्दत से चूमने लगा। मीना की उंगलियां विवेक के बालों में उलझ गईं। दोनों दुनिया, समाज और शादी की बंदिशों को भूलकर उस बंद स्टोर रूम में एक दूसरे की बाहों में खो गए। तभी छत के दरवाजे पर किसी के भारी कदमों की आहट आई। सुमित्रा देवी, विवेक की माँ, मीना को ढूंढती हुई सीधे छत की तरफ ही आ रही थीं। छत के दरवाजे पर माँ के कदमों की आहट सुनते ही मीना की धड़कनें थम सी गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। विवेक ने मीना की घबराहट को तुरंत भांप लिया। उसने मीना के कांपते होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे स्टोर रूम के कोने में बने लकड़ी के बड़े कपाट के पीछे छुपा दिया। खुद विवेक ने बहुत ही फुर्ती से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर निकल आया, ठीक उसी पल जब सुमित्रा देवी छत पर पहुंची थीं। विवेक, तुम यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? सुमित्रा देवी ने अचरज से पूछा। विवेक ने अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोलते हुए बहुत ही शांत और रूपदार आवाज में कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा घुटन हो रही थी तो ठंडी हवा लेने आ गया था। अच्छा, वो नौकरानी मीना कहाँ है? रिया अपने कपड़ों की प्रेस करवाने के लिए उसे ढूंढ रही है, माँ ने चारों तरफ देखते हुए कहा। शायद नीचे रसोई में होगी माँ, आप चलिए, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। विवेक ने माँ का हाथ थामा और उन्हें सीढ़ियों की तरफ ले गया। जैसे ही माँ नीचे गईं, मीना कपाट के पीछे से बाहर निकली। उसके गाल मारे शर्म और डर के लाल हो रहे थे। रिया और माँ अपने अपने कमरों में सो चुकी थीं। हवेली में गहरा सन्नाटा पसरा था। मीना हवेली के पिछले हिस्से वाले अपने छोटे से कमरे में लेटी हुई थी। वो नींद और जागने के बीच झूल रही थी कि अचानक उसके कमरे की खिड़की से हल्की सी सरसराहट हुई। मीना चौंक कर बैठी तो देखा विवेक खिड़की से अंदर आ रहा था। उसके हाथ में एक रेशमी लाल साड़ी थी। बाबूजी, आप यहाँ इस वक्त? मीना हक्की बक्की रह गई। विवेक ने खिड़की बंद की
और सीधे मीना के पास आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया। उसने वो लाल साड़ी मीना की गोद में रख दी। आज से तुम मुझे बाबूजी नहीं कहोगी, मीना, सिर्फ विवेक। विवेक ने बेहद मदहोश और खुमार भरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दीवानापन था। लेकिन ये सब गलत है, आपकी सगाई हो चुकी है। मीना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मीना सीधे विवेक के चौड़े और नंगे सीने से जा टकराई। विवेक ने अपने दोनों हाथ मीना की पतली कमर पर लपेट लिए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सगाई सिर्फ कागजों और दुनिया के लिए है, पर मेरा वजूद सिर्फ तुम्हारा है, विवेक ने मीना की आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाया। विवेक ने मीना के कांपते हाथों से उसकी पुरानी सूती साड़ी का पल्लू हटाया और वो रेशमी लाल साड़ी उसके कांधों पर रख दी। उसकी उंगलियां मीना की पीठ पर बहुत ही नज़ाकत और गर्मी के साथ फिसल रही थीं। मीना की सांसें उखड़ने लगीं। विवेक के इस बेबाक, जुनूनी और अलग अंदाज के प्यार के आगे उसकी हर जिद पिघलने लगी। विवेक ने धीरे से मीना के कान की लौ को अपने होठों से सहलाया और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों का जादू बिखेर दिया। मीना के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। उसने विवेक की पीठ पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ते हुए उसे और कसकर अपने करीब खींच लिया। विवेक ने मीना को बिस्तर पर बहुत ही नज़ाकत से लिटाया और उसके ऊपर झुक गया। रात के सन्नाटे में दोनों की सांसों की गर्मी और धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। विवेक ने मीना की पेशानी, उसकी आंखों और फिर उसके रसीले होठों को बेहद शिद्दत और प्यार से चूमना शुरू कर दिया। मीना सब कुछ भूलकर विवेक की बाहों में खो गई, जहां ना कोई नौकरानी थी, ना कोई मालिक, सिर्फ दो तड़पते हुए दिल थे। लेकिन अगली सुबह जब मीना की आंख खुली तो विवेक उसके पास सो रहा था और कमरे का दरवाज़ा बाहर से जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। रिया की आवाज़ बाहर से आ रही थी, मीना, चाय लाओ। मीना, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद करके क्यों सो रही हो? रिया की आवाज़ सुनते ही मीना के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर की सिचुएशन बेहद नाजुक थी। विवेक अभी भी उसके बिस्तर पर सो रहा था। उसका हाथ मीना की कमर पर टिका था और रात की वो लाल रेशमी साड़ी बिस्तर पर बिखरी पड़ी थी। मीना ने हड़बड़ाकर विवेक के कंधे को हिलाया। विवेक, उठिए, रिया जी बाहर खड़ी हैं। विवेक ने अलसाई आंखों से मीना की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लिया। उन्हें खटखटाने दो मीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल मत बनिए, सब बर्बाद हो जाएगा। मीना ने मिन्नत करते हुए उसे धक्का दिया और खुद बिस्तर से नीचे उतरी। उसने अपनी पुरानी सूती साड़ी जल्दी जल्दी लपेटी, बिखरे बालों को समेटा और विवेक को खिड़की के रास्ते बाहर निकलने का इशारा किया। विवेक ने मीना की घबराहट देखकर गहरी सांस ली। वो खिड़की के पास पहुंचा, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने मीना को अपनी तरफ खींचा और उसके रसीले होठों पर एक गहरा प्यासा किस जड़ दिया। रात को फिर आऊंगा, विवेक ने उसके कान में फुसफुसाकर एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान दी और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। मीना ने अपनी थरथराती सांसों को संभाला, गालों पर आए लालिमा के रंग को पोंछा और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने रिया गुस्से में लाल पीली खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगाई दरवाज़ा खोलने में? रिया ने मीना को घूरते हुए अंदर झांका। वो जी, नींद गहरी लग गई थी, मीना ने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में कहा। रिया की तीखी नजरें कमरे के अंदर गईं। अचानक उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी उस लाल रेशमी साड़ी पर ठहर गई जो किसी बहुत महंगे ब्रांड की थी। यह साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? रिया ने कदम आगे बढ़ाते हुए साड़ी को हाथ में उठाया और शकभरी निगाहों से मीना को देखा। मीना का दिल हलक में आ गया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से विवेक की कड़क आवाज गूंजी, ये साड़ी मैंने इसे दी है रिया। रिया चौंककर पीछे घूमी। विवेक दरवाजे पर बड़े ही बेपरवाह और रोबदार अंदाज में खड़ा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाले और सीधे रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये साड़ी माँ ने मीना के काम से खुश होकर लाने को कही थी, इसमें तुम्हें कोई एतराज़ है? रिया विवेक के इस ठंडे और कड़े तेवर के आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी औरतवाइज सेंस साफ बता रही थी कि विवेक और इस साधारण सी नौकरानी के बीच कोई बहुत गहरा और रसीला खेल चल रहा है। दिन बीतता गया। रात के करीब 12 बजे पूरी हवेली सन्नाटे में डूब चुकी थी। मीना अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी उंगलियों से अपने होठों को छू रही थी, जहां अभी भी विवेक के स्पर्श की गर्माहट बाकी थी। तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मीना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, विवेक अंदर आया और उसने बिना एक पल गवाए मीना को अपनी बाहों में भरकर सीधे दीवार से सटा दिया। विवेक की सांसों में एक अजीब सी दीवानगी और नशा था। उसने मीना के दोनों हाथों को दीवार पर ऊपर करके अपनी एक हथेली में जकड़ लिया। दिन भर तुमसे दूर रहना मेरे लिए जहर की तरह था मीना। विवेक ने मीना की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बहुत ही बेबाक अंदाज में फुसफुसाया। उसकी उंगलियां मीना की पीठ पर बंधी साड़ी की गांठ को सहलाने लगीं। मीना की पूरी देह में कामुक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और विवेक के चौड़े सीने में अपना मुंह छुपा लिया।
विवेक ने बहुत ही नज़ाकत से मीना को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले जाकर उसके ऊपर आ गया। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों की परछाइयां एक दूसरे में सिमट रही थीं। विवेक के होठों का सफ़र मीना के माथे से शुरू होकर उसकी गर्दन, कंधे और फिर उसके कांपते हुए होठों तक पहुंचा। मीना ने अपनी बाहें विवेक की नंगी पीठ पर कस लीं और दोनों उस रात एक दूसरे के प्यार के समंदर में और गहरे डूबते चले गए। लेकिन दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में जाग रही थी और उसके हाथ में हवेली के सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम वाला टैबलेट था। रिया की उंगलियां टैबलेट की स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। जब उसने देर रात विवेक को अपने कमरे से निकलकर पिछले हिस्से के कॉरिडोर की तरफ जाते देखा तो उसके शक को यकीन में बदलते देर नहीं लगी। रिया के चेहरे पर एक खौफनाक और जहरीली मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने फ़ोन से उस सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग तैयार कर ली। उधर मीना के छोटे से कमरे में प्यार और दीवानगी की एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। विवेक की बाहों में लिपटी मीना की सांसें अब भी भारी थीं। विवेक उसकी बिखरी हुई जुल्फों को अपनी उंगलियों से संवार रहा था और उसके माथे को बार बार चूम रहा था। विवेक, मीना ने विवेक के सीने पर अपना गाल टिकाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ये जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। अगर आपकी माँ या रिया जी को जरा भी भनक लग गई तो वो मुझे इस घर से तो निकाल ही देंगी, पर आपका नाम भी उछलेगा। विवेक ने मीना की ठुड्डी को उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा जुनून और सच्चाई थी। मुझे किसी दुनिया का डर नहीं है मीना, विवेक ने बहुत ही मदहोश कर देने वाले अंदाज में कहा। उसने मीना के कांपते होठों पर अपनी उंगली रखी और धीरे से उसके होठों पर झुक गया। रिया से मेरी शादी सिर्फ 2 परिवारों का बिजनेस डील है, लेकिन मेरा दिल, मेरी रूह और मेरी धड़कनें, सब पर सिर्फ तुम्हारा हक है। विवेक की गर्म सांसों ने मीना के दिल में छुपे सारे डर को पल भर में उड़ा दिया। मीना ने विवेक की गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें और कस लीं। विवेक ने मीना की कमर को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने ऊपर लिटा लिया। कमरे के मध्यम सन्नाटे में दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से तालमेल बिठा रही थीं। विवेक के हाथों का कोमल और बेबाक स्पर्श मीना के जिस्म के हर हिस्से को अपनी मोहब्बत के रंग में रंग रहा था। मीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को विवेक के इस बेनतहा प्यार के हवाले कर दिया। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। विवेक दबे पांव मीना के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मीना को नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए तूफान लेकर आने वाला है। सुबह 10 बजे हवेली के मुख्य हॉल में सुमित्रा देवी, रिया और हवेली के कुछ खास रिश्तेदार बैठे थे। तभी रिया ने सबके सामने वही टैबलेट रख दिया और सुमित्रा देवी से कहा, आंटी जी, जरा देखिए कि आपके लाडले बेटे और इस मामूली नौकरानी के बीच इस हवेली में रात को क्या क्या खेल चल रहा है। सुमित्रा देवी ने जैसे ही स्क्रीन पर विवेक को मीना के कमरे में जाते और सुबह बाहर निकलते देखा, उनके हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मीना! सुमित्रा देवी की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। मीना रसोई से भागती हुई बाहर आई। सुमित्रा देवी ने बिना कुछ सुने आगे बढ़कर मीना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हरामजादी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरे बेटे को अपने जिस्म के जाल में फंसाती है, सुमित्रा देवी चिल्लाईं। मीना गाल थामे जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रिया चेहरे पर नीच मुस्कान लिए खड़ी थी। सिक्योरिटी, इस औरत का सामान फेंको बाहर और इसे अभी के अभी हवेली से धक्के मारकर निकालो, सुमित्रा देवी ने हुक्म दिया। 2 गार्ड्स ने आगे बढ़कर मीना के हाथ पकड़े और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। मीना रोती बिलखती रही, हाथ जोड़ती रही। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। सामने विवेक खड़ा था। उसने गार्ड्स को मीना का हाथ पकड़े देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। छोड़ो उसका हाथ, विवेक की शेर जैसी दहाड़ से पूरा हॉल कांप उठा। विवेक की वो कड़क आवाज सुनते ही दोनों गार्ड्स ने सहमकर तुरंत मीना का हाथ छोड़ दिया। मीना जमीन पर गिरकर सिसक रही थी। उसके गाल पर सुमित्रा देवी के थप्पड़ का लाल निशान साफ चमक रहा था। विवेक तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसने सीधे जमीन पर बैठी मीना को अपनी बाहों में उठाया और बहुत ही प्यार से अपने सीने से लगा लिया। मीना ने डर के मारे अपना चेहरा विवेक की छाती में छुपा लिया और उसकी शर्ट को कसकर भींच लिया। विवेक, यह क्या बदतमीजी है? सुमित्रा देवी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाईं। तुम इस मामूली नौकरानी के लिए अपनी माँ के सामने खड़े हो रहे हो? इस बेशर्म औरत ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। देखो रिया ने क्या दिखाया है हमें। सुमित्रा देवी ने टैबलेट उठाकर विवेक के सामने कर दिया, जिसमें रात की तस्वीरें और वीडियो चल रहे थे। विवेक ने उस टैबलेट की तरफ देखा तक नहीं। उसने शांत पर जहरीली नजरों से रिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे से अब हवाइयां उड़ रही थीं। विवेक ने सुमित्रा देवी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही भारी और दोटूक आवाज में कहा, माँ, मीना ने मुझे नहीं फंसाया, बल्कि मैंने इससे भीख मांगी है अपनी जिंदगी में शामिल होने की,
और रिया, तुमने सीसीटीवी कैमरों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं इस सच्चाई को पूरे समाज के सामने स्वीकार करने के लिए पहले से तैयार था। तुम पागल हो गए हो विवेक। रिया चिल्लाई, यह एक बेवा नौकरानी है, इसकी क्या औकात है मेरे सामने। विवेक का चेहरा और कड़ा हो गया। उसने मीना का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी कांपती उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाईं और सीधे रिया के पास गया। औकात कपड़ों और पैसे से तय नहीं होती रिया, नियत और दिल से होती है, विवेक ने कड़क आवाज में कहा। तुमसे शादी करके मैं सिर्फ एक बेजान बिजनेस डील निभाता, लेकिन मीना मेरी रूह है। आज और इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़ता हूँ। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और रिया शर्म और गुस्से से तिल मिलाकर अपनी कार की चाबी उठाकर वहां से पैर पटकती हुई निकल गई। सुमित्रा देवी रोने लगी, विवेक, समाज क्या कहेगा, लोग हम पर थूकेंगे। विवेक ने अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ थामे। माँ, समाज 2 दिन बातें करेगा और भूल जाएगा, लेकिन अगर मैंने मीना को छोड़ दिया तो मैं खुद अपनी नज़र में कभी इंसान नहीं रह पाऊंगा। विवेक मीना को लेकर सीधे हवेली के अंदर अपने मुख्य कमरे में गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और मीना को बड़े प्यार से बेड पर बैठाया। मीना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। विवेक, आपने ये क्या कर दिया। आपकी माँ, आपका नाम, आपकी इज्जत, सब दांव पर लग गया। विवेक ने घुटनों के बल मीना के सामने बैठकर उसके गाल पर हाथ रखा, वही गाल जहां थप्पड़ पड़ा था। उसने बहुत ही नज़ाकत और तड़प के साथ अपने होंठ मीना के गाल पर टिका दिए। मीना के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। मेरी इज्जत और मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो मीना, विवेक ने बेहद मदहोश और जुनूनी आवाज में फुसफुसाया। उसने मीना की कलाई को पकड़ा और उसे खींचकर अपने सीने पर रख लिया। अब कोई तुम्हारे तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। विवेक ने मीना की साड़ी का पल्लू उसके कांधे से हटाया और उसकी गर्दन पर अपने होठों की गर्माहट उड़ेल दी। मीना का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। दुनिया के सारे डर, समाज की बंदिशें और अतीत का सारा दर्द विवेक के इस बेबाक और समर्पित प्यार में बह गया। मीना ने रोते मुस्कुराते हुए अपनी बाहें विवेक के गले में डाल दी। विवेक ने उसे बाहों में भरकर बेड पर लिटाया और रात भर के उस सारे तनाव को मिटाते हुए बेहद शिद्दत और गहराई से उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की आगोश में पूरी तरह समा गए। अगले ही दिन विवेक ने शहर के सबसे बड़े मंदिर में अपनी मां की मौजूदगी में मीना से कानूनी और धार्मिक रूप से शादी कर ली। जो मीना कभी उस हवेली में झाड़ू पोछा करती थी, आज वही मीना उस हवेली की मालकिन और विवेक के दिल की अकेली रानी बनकर गर्व से खड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी इंसान का रुतबा या उसकी हैसियत नहीं देखता, बल्कि उसकी नीयत और सादगी को अपनाता है। अगर आपको ये बेहद रोमांटिक, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें।